नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। क्लास 12th हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो ये है आज का जो पेपर 2025-26 का हिंदी साहित्य का। देखो, पहला प्रश्न है कि जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो यह कथन किसका है? भैरव का है, मिठुआ का है, सुबागी का है या नायक राम का है? तो आप सोचिए कि जब झोंपड़ी जल चुकी थी और सूरदास ने उस झोंपड़ी की राख को इकट्ठा कर लिया था और वो रो रहा था, और उसी दौरान वहाँ पे मिठुआ जो है वो आता है। तो उस समय फिर बातचीत में कहा कि भाई दोनों के बीच में बात होने लगी। तो मिठुआ ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे, झोंपड़ी तो जल गई तो हम कहाँ रहेंगे? तो उस समय फिर सूरदास ने ये कहा था कि हम नई झोंपड़ी बनाएंगे। तो मिठुआ ने पूछा कि फिर जला देंगे तो क्या करेंगे? तो सूरदास ने कहा फिर हम नहीं बनाएंगे। तब फिर मिठुआ ने कहा कि अगर कोई 100 लाख बार झोंपड़ी जला दे तो क्या होगा? तो फिर सूरदास ने कहा हम भी 100 लाख बार जला देंगे। तो ये कहा ना कि जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो क्या होगा। तो ये कथन किसका है? ये कथन मिठुआ का है। राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सूरदास की झोंपड़ी पाठ से है। मिठुआ पूछता है कि अगर कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो, जिस पर सूरदास जवाब देता है कि हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ में किस गांव का चित्रण किया गया है? ऑप्शन 1 है लमही गांव का, ऑप्शन 2 है नंगातलाई गांव का, ऑप्शन 3 है बांगर कला गांव का, और ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, राइट आंसर इसका डी है, द उपयुक्त में से कोई नहीं। लमही गांव तो आपको याद होगा, आपने अगर मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा है तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो लमही गांव में हुआ था। नंगातलाई गांव का जो वर्णन है, तो नंगातलाई गांव का उल्लेख है ही नहीं। मतलब नंगातलाई एक्चुअली उनकी आत्मकथा थी। आपको याद करिए, बिस्कोहर की माटी जो है ना, विश्वनाथ त्रिपाठी का जो ये पाठ है, तो इसमें नंगातलाई ये उनकी आत्मकथा का नाम है, गांव का नाम नहीं है। गांव का नाम था बिस्कोहर, है ना। विश्वनाथ त्रिपाठी के गांव का नाम था बिस्कोहर, और बिस्कोहर ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी है। हमने यहाँ पे अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को विस्तृत रूप से दिया हुआ है। आप अगर कंप्लीट इसका आंसर देखना चाहते हैं तो जरूर यहाँ से देखें कि इस पाठ में बिस्कोहर गांव का वर्णन है जो कि विकल्पों में नहीं है। नंगातलाई अपना मालवा पाठ से संबंधित है। अब देखो नेक्स्ट हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, डगडग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? तो भाई ये मालवा की धरती को कहा गया है। मालवा इतना समृद्ध, इतना वैभवशाली, इतना प्राकृतिक संपदाओं से भरा पूरा रहा है कि उसके लिए पहले ये कहा जाता था डगडग रोटी पग पग नीर, और वही मालवा अब उजड़ चुका था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवसेना को जीवन के अंतिम समय क्या मिला? प्रेम मिला, वेदना मिली, परिश्रम मिला या नीरवता मिली? तो भाई उसे जीवन के अंतिम समय में वेदना मिली थी। क्या मिला था? वेदना मिली थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन रहेगा वेदना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो ये दीप जो है ना, दीपक जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है, व्यक्ति का। इसलिए कहा है दीप अकेला ये व्यक्ति का प्रतीक है, इसे पंक्ति को दे दो, यानी इसे समाज के साथ जोड़ दो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो प्रेमघन की छाया स्मृति जो पाठ है बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब। और शुक्ल साहब जो है ना, ये इनके पिताजी की बदली जब मिर्ज़ापुर में हो जाती है तो वहाँ पर प्रेमघन की जो पहली स्मृति, पहली झलक जो देखते हैं, उस झलक के आधार पर इस पाठ का नाम भी इन्होंने प्रेमघन की छाया स्मृति, यानी उनका चित्र का जो स्मरण था उन्हें, उस ऐसा नाम उन्होंने जो है वो दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि संबदिया कहानी में संबदिया का क्या अर्थ है? संबदिया का अर्थ होता है संवाद ले जाने वाला, समाचार ले जाने वाला, किसी के सूचना को अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला व्यक्ति। ऑप्शन इसका ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? कथ्य है, अंक है, समय है या संवाद है? तो नाटक में
सबसे जरूरी जो होता है वो संवाद होता है। संवाद सबसे जरूरी चीज जो है वो नाटक की, उसका संवाद होता है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन संवाद। इसमें से देखो, मैंने आपको जो पेपर हल करवाया था ना, आपने अगर ध्यान दिया हो तो लास्ट ईयर का जो हमने पेपर हल किया था, और उसके अलावा मैंने 2 क्लासें और आपको अवेलेबल कराई थी नाटक, कथा, कहानी से रिलेटेड। तो उसमें से जो हमने पढ़ा था ना, वही मतलब उसी में से उस टॉपिक के जो प्रश्न आए वो वही प्रश्न आए, सिर्फ 5-5, 7-7 प्रश्न मैंने आपको दिए थे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर हमारी क्लासें रेगुलरली देखते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में आपकी शानदार तैयारी हम करवा देंगे। आप गारंटी मानिए आपको टॉपर बना देंगे। 100% नंबर मैं कवर करवाऊंगा, आपको बस हमारी सारी क्लासें अटेंड करनी है। अभी इस क्लास के बाद में मैं एक डिटेल वीडियो आपको डालूंगा, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अब आगे की तैयारी करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, और किस तरीके से हम कंप्लीट कोर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो अब देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है। बात कहानी की हो रही है। देखो, नाटक से संबंधित प्रश्न आ गया। नाटक में सबसे मुख्य होता है वो संवाद होता है। बात आती है कहानी की। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है? चरित्र चित्रण को, परिवेश को, या फिर कथानक को, या फिर विषय वस्तु को? तो कथानक जो है ना, किसी भी कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो उसका कथानक होता है। ये शुरू से लेकर के एंड तक उस कहानी को जोड़े रखता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, कहानी में जो है वो मुख्य होता है कथानक, नाटक में जो मुख्य होता है वो संवाद। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार के आधुनिक 4 माध्यम है, जिसमें प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन है, रेडियो है और इंटरनेट है। इसमें सबसे जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम अगर पूछा है तो वो है हमारा समाचार पत्र, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। समाचार पत्र जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। और अगर सबसे नवीन पूछा जाता है, क्योंकि अब आगे वाले एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, तो सबसे नवीन पूछा जाता है तो वहां पे आपको इंटरनेट करना है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समाचार लेखन के ककार होते हैं। तो मैंने करवाया था, आपको याद हो तो कल वाली क्लास में, समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं और मैंने उसके नाम भी याद कराए थे। और आगे जैसे है ना, ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती है जो आपको याद नहीं होती हैं, तो मैं आपको विद एग्जाम्पल और आपको ट्रिक के साथ मैं हर चीज़ याद करवाऊंगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। अगर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थान के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न यहाँ पे है कि काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाता है। काव्य के अगर हम गुणों की बात करते हैं ना, तो 3 गुण होते हैं, और 3 गुण जैसे माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। इसमें से एक ऐसा गुण है जिसमें काव्य को पढ़ते ही काव्य का अर्थ हमें तुरंत समझ में आ जाता है, मतलब उस सहजता का गुण पाया जाता है उसमें, तो वो होता है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण आप लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखना, प्रसाद गुण काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य तुरंत ही पढ़ते ही समझ में आ जाता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लिखना है प्रसाद गुण। यहाँ पे ये 6 ककार हो गए जो मैंने आपको बताए, और उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, ये रहा प्रसाद गुण आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य का दोष कहा जाता है। तो ये काव्य के दोष कहलाते हैं भाई, है ना। बाधक तत्व काव्य के क्या कहलाते हैं? काव्य के दोष कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहा और रोला छंदों के मेल से बनता है। हमने याद करो, आपको याद हो तो हमने कहा था कि डॉक्टर जो है वो कुंडल पहनता है, डॉक्टर कुंडल पहनता है, और उसका भाई रेवेन्यू ऑफिसर RO उस पर छापा मारता है। याद है ना आपको चीज़ें? अगर बच्चों ने हमारी क्लास से जिन्होंने देखी उनको अच्छी तरह से याद होगा। तो अब याद कैसे करें? डॉक्टर तो D से दोहा, और R डॉक्टर का अपन शॉर्ट में लिखते हैं ना DR डॉक्टर, तो R का हो गया रोला, और दोहा और रोला से बनता है कुंडल, कुंडलिया। तो डॉक्टर क्या पहनता है? कुंडल पहनता है, तो ऐसे कुंडलिया छंद हो गया। तो ऐसे आप याद रखना है कि दोहा और रोला छंदों के मेल से कुंडलिया छंद जो है वो बनता है। तो ये रहा आपका कि दोहा और रोला छंदों के मेल से कुंडलिया छंद बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। भाई 28 मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है हरि गीतिका में। गीतिका में होती है 26 मात्राएं। तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं जो है वो होती है, बिल्कुल आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखो कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल के साथ हमने अलंकार पढ़े थे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। नेक्स्ट है कि जहां काव्य में कारण के होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए वहां अलंकार कौन सा होता है? देखो एक तो क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक तो होता है कि जहां पर कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वो तो होता है विभावना, और जहां कारण है पर फिर भी कारण नहीं होता है, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल पहले का ऑपोजिट, तो वो होता है विशेषोक्ति अलंकार। तो आप यहां पे देखेंगे कि न होने पाया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। समझ गए ना? आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने यहां तक किया है, उसके बाद में जो आपका अपठित काव्यांश है, चलो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ फटाफट से। मैं केवल आंसर बता दूंगा, आपने पढ़ रखा है। पहला प्रश्न है कि संस्कृति का विकास कैसे होता है? तो आप आंसर देखें, ऑप्शन बी है साहित्य और कला के माध्यम से, अनुभव साझा करने और ज्ञान के प्रसार से। ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर है भाई, बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है नागरिकों का साहित्य और संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट है, उनका सम्मान करना और संरक्षित करना। तीसरा प्रश्न है कि साहित्य समाज में क्या योगदान करता है? तो आप लिखेंगे कि साहित्य मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है और आने वाली पीढ़ियों को नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान क्या है? तो भाई किसी भी राष्ट्र की पहचान उसका साहित्य और उसकी संस्कृति है। अब हम अपठित जो काव्यांश है उसके प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वदेशी का दीप जलाओ का अर्थ क्या है? तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर है स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि ने बलिदान देने वालों के प्रति क्या भावना व्यक्त की है? तो बच्चों जो बलिदान देते हैं उनके प्रति कवि ने श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है। ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट है कवि ने युवाओं को किस दिशा में जागृत होने का आह्वान किया है? तो कवि ने देश हित स्वदेशी अपनाने और स्वावलंबन की दिशा में जागृत होने का आह्वान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिश्रम की गंगा बहाओ पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो परिश्रम की गंगा बहाओ के माध्यम से कवि कठिन परिश्रम करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देना चाहता है। तो ये हमने देखो किए हैं इसके आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश। और अब खंड ब बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करा देता हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो भाई देखो कविता जब हम करते हैं ना तो कविता में क्या क्या होता है? कविता के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है वो होता है शब्द। जैसे कहानी के लिए कथानक होता है, नाटक के लिए संवाद जरूरी होता है, वैसे ही कविता के लिए शब्द जरूरी होता है। तो शब्द होना चाहिए, शब्द के बाद में फिर बिंब होना चाहिए, है ना, एक छंद होना चाहिए, उसमें अलंकार होने चाहिए और रस होना चाहिए। तो ये भाषा शैली प्रतीक ये सभी कविता के अंग हैं, प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट है कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसका माध्यम है? तो कहानी मनोरंजन के साथ जीवन के अनुभवों, नैतिक शिक्षा और सामाजिक जागरूकता फैलाने का माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार जो किसी समाचार संगठन के साथ एक नौकरी के तौर पर काम करता है, जैसे 60 वर्ष की उम्र होने तक ऐसे। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार जो किसी समाचार पत्र के साथ कुछ समय के लिए काम करता है। और एक होता है फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार, ये किसी के साथ जुड़ते नहीं है, मतलब ये पैसे लेकर के और उनको जो है वो थोड़े समय के लिए उनके साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की शैली। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली आपने हमारी क्लासें अगर देखी हो तो हमने बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें बता रखी है, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है और आगे भी ध्यान रखना है। काव्य में सर्वमान्य गुण, तो काव्य के 3 गुण होते हैं भाई, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण जो है वो होते हैं काव्य के, ठीक है। उसके बाद है कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो भाई जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और जिनमें मात्राओं के आधार पर होती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। 2 प्रकार के छंद हो गए, वर्णिक और मात्रिक, ठीक है।
अब आगे देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय, उसके बाद फिर पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय, और ये सारे प्रश्न अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। तो इतनी लंबी क्लास जो है वो मैं इसको 2 भागों में आपको ये सारे प्रश्न अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर कंप्लीटली मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा दी है, आप इसे वहाँ से ले सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।